हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 4 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज स्पेशल यूके ट्रिपल एस सी वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ का जो एग्जाम होना है आपका 21 सितंबर 2025 को, इस एग्जाम के लिए जो है शुरू की गई है। इस सीरीज में आपको हिस्ट्री और उत्तराखंड जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंद कानन कहा गया है। फूलों की घाटी को देखिए स्कंद पुराण में नंद कानन कहा गया है, तो बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी को 14 मार्च 2005 को विश्व धरोहर घोषित किया गया। देखिए ये इसमें पॉइंट गलत है, क्योंकि फूलों की घाटी को, ठीक है, फूलों की घाटी को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था, वो किया गया था 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई को, तो मार्च नहीं है, 14 जुलाई 2005 है। फूलों की घाटी की खोज जो है वो 1931 में की गई थी। किसके द्वारा? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। बात करें देखिए फूलों की घाटी की, तो ये नरवे गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, और यहीं से यानी जो नरवे गंधमादन पर्वत जो है इनके मध्य से पुष्पावती नदी बहती है। इसकी खोज जो 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की थी, और फ्रैंक स्माइथ की आप पुस्तक याद रखना, द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। उसके अलावा फूलों की घाटी के जो उपनाम है, देखिए इन्हीं के नाम पर है। फ्रैंक स्माइथ घाटी, जो पुष्पावती नदी उसके कारण इसको पुष्पावली कहते हैं। केदार जीव, बैकुंठ, ठीक है, भीमडार, ये सभी नाम किसके हैं? फूलों की घाटी के। उसके अलावा आप याद रखना, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या नाम दिया गया है? नंदकानन। ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, हुड़ा भाट का संबंध किससे है? तो हुड़ा भाट का संबंध किससे है? तो ये है हनोल मंदिर से, क्योंकि हनोल मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? हुड़ा भाट ने, ठीक है। तो हनोल मंदिर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? हुड़ा भाट। अब देखिए हनोल मंदिर के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है टॉन्स नदी के तट पर, ठीक है, टॉन्स नदी के तट पर। कहाँ पर? देहरादून में। तो टॉन्स नदी के तट पर देहरादून में जो है ये स्थित है। हनोल मंदिर जो है महासु देवता का मंदिर है, ठीक है। किनका मंदिर है ये? महासु देवता का, ठीक है। ये महासु देवता का मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित समर्पित है। किनको समर्पित है ये? भगवान शिव को समर्पित है। हनोल का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो हनोल का प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर, ठीक है। क्या नाम है? चकरपुर। अब जौनसर भाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अगर आपसे पूछता है तो वो कौन सा है? हनोल मंदिर ही है। महासु देवता 4 देवताओं का सामूहिक नाम है, याद रखना। जो महासु देवता है वो 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। पहले है बाशिक, पहले है बाशिक, दूसरे हैं पवाशिक, तीसरे हैं बोठा, और चौथे हैं चालदा महासु। चौथे हैं चालदा महासु। अब देखिए जो हनोल का जो मुख्य मंदिर है वो किन का मंदिर है? अगर क्वेश्चन करता है कि हनोल का जो मुख्य मंदिर है वो किन महासु से संबंधित है, तो आप याद रखना बोठा महासु का, ठीक है। किनका प्रमुख मंदिर है ये, या मुख्य मंदिर है? बोठा महासु का, जिनको केलूबीर कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? केलूबीर कहा जाता है। देखिए हनोल मंदिर की शैली जो है, ठीक है, किस शैली में निर्मित हुआ? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखना हुड़ शैली में। किसमें? हुड़ शैली में, ठीक है। हुड़ा भाट से आप याद रख सकते हैं हुड़ शैली और नागर शैली में, तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके अलावा देखिए हनोल मंदिर जो है ये 3 कक्षों में बटा हुआ है, ठीक है। ये हनोल मंदिर जो है 3 कक्षों में
बटा हुआ है। और महासु देवता का जो प्रमुख त्योहार है वो है जागड़ा। कौन सा है? जागड़ा। अगला है, किसे गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश कहा जाता है? तो किसे गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अबोध बहुगुणा जी को। किनको? अबोध बहुगुणा जी को। अगला है, राज्य में डूंगी पैंतुलिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो राज्य में डूंगी पैंतुलिया आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1980 में। कब? 1980 में। और कहाँ पर? चमोली में। कहाँ पर की गई थी? चमोली में। और इसकी देखिए नेतृत्वकर्ता आप जरूर याद रखना कौन थी? मथुरा देवी। कौन थी? मथुरा देवी। डूंगी पैंतुलिया आंदोलन जो है ये बांज वृक्ष के काटे जाने के विरोध में किया गया था। देखिए आपको हर एग्जाम में आंदोलन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप पुलिस वाला एग्जाम देखेंगे, अभी जो हुआ था आपका एग्जाम, उसमें मैती आंदोलन आपसे पूछा गया था। ठीक है, मैती आंदोलन से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। ठीक है, तो आंदोलन आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे पहला है पाड़ी राखो आंदोलन। ठीक है, पाड़ी राखो आंदोलन ये 1989 में हुआ था। इसके नेतृत्व में सच्चिदानंद भारती के। दूसरा है रक्षा सूत्र, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। रक्षा सूत्र आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। किनके द्वारा? सुरेश भाई जी के द्वारा, बिलंगना घाटी टिहरी में। झपटो छीनो आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, झपटो छीनो आंदोलन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 21 जून 1998 को ये हुआ था चमोली में। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोविंद सिंह रावत। और लास्ट में आता है इसमें मैती आंदोलन। ठीक है, मैती आंदोलन जो है 1996 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। कहां पर? चमोली में। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का विस्तार कितने जिलों में है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क का विस्तार जो है वो कितने जिलों में है? तो आप याद रखना कितने जिलों में है? 3 जिलों में। कितने जिलों में है? 3 जिलों में। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क का जो विस्तार है वो 3 जिलों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना? 820.42 वर्ग किलोमीटर। अगला है, राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं 4 प्रजातियां। कितनी? 4 प्रजातियां। कस्तूरी मृग की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मास्कस काइसोगोस्टर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग जो है 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जैसे केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। ठीक है, कस्तूरी कस्तूरी मृग से देखिए जो नर कस्तूरी है उससे क्या सुगंधित कस्तूरी प्राप्त की जाती है, वो भी 30 से 45 ग्राम। कितनी? 30 से 45 ग्राम। कस्तूरी मृग की बात करें तो इसका संवर्धन और संरक्षण कब से किया गया था सरकार के द्वारा? तो 1972 से। कब से? 1972 से। अगला है, उत्तराखंड के लोक बाध पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड के लोक बाध जो पुस्तक के लेखक हैं ये हैं जुगल किशोर। कौन है? जुगल किशोर। इनकी एक पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है वो और याद रखना, राजुला मालू शाही। कौन सी है? राजुला मालू शाही। और उत्तराखंड के लोक बाध, ये दोनों ही पुस्तक जो है जुगल किशोर की है और काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, हुडली शैल चित्र का संबंध किस घाटी से है? तो देखिए जो हुडली शैल चित्र है इनका जो संबंध है वो किस घाटी से है? तो इनका संबंध है यमुना घाटी से। किससे है? यमुना घाटी से। और यमुना घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में। भैरव घाटी, बारशु घाटी, नेलांग घाटी ये सभी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में ही स्थित है। हुडली शैल चित्र जो है यहाँ हुडली जो है, ठीक है, हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। किस रंग के? नीले रंग के जो है शैल चित्र मिले हैं। अगला है,
खैरागढ़ की संधि देवपाल और किसके मध्य हुई? तो जो खैरागढ़ की संधि हुई थी गाइज 1688 में। कब हुई थी? 1688 में। तो ये किन किन के मध्य हुई थी? तो एक व्यक्ति थे देवपाल, ठीक है, और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे उद्धोत चंद। कौन थे? उद्धोत चंद। इनके मध्य जो है खैरागढ़ की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धोत चंद। अगला है, किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न विराजमान थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न विराजमान थे? तो ये थे फतेहपति शाह के दरबार में, ठीक है। फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न विराजमान थे, इसलिए इनको गढ़वाल का अकबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? गढ़वाल का अकबर जो है इनको कहा जाता था। उसके अलावा इनका एक उपनाम और था, गढ़वाल का शिवाजी, ठीक है। इनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता था। देखिए फतेहपति शाह थे, इन्होंने जो है गुरु राम राय को, ठीक है, गुरु राम राय को जो है 3 ग्राम दान में दिए थे, ठीक है, जो गुरुद्वारा बनाने के लिए। कौन से थे? तो वो 3 गांव याद रखना। पहला था खुड़बुड़ा गांव। कौन सा था? खुड़बुड़ा गांव। दूसरा था राजपुर, और तीसरा था चामासारी गांव। चामासारी गांव थे। 3 गांव जो है दान में दिए थे। मतीराम ने, याद रखना, क्वेश्चन बना है और बनेगा भी, मतीराम ने फतेहपति शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है, ठीक है। क्या कहा है? गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। फतेहपति शाह के देखिए दरबार में जो प्रसिद्ध दरबारी थे, यानी कि जो इनके दरबारी कवि थे, प्रसिद्ध थे, वो कौन कौन थे? एक तो थे रतन कवि, ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध थे। रतन कवि हो गए। जटाधर हैं, ठीक है, जटाधर, जिन्होंने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा है। तीसरे थे मतीराम। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि मतीराम जो है ये किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो ये थे फतेहपति शाह के। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से, मतलब BS नेगी, अजय रावत, ठीक है, आपकी परीक्षा वाली हो गई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, अगर आप पढ़ते हैं ठीक से, तो इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो उच्च शिक्षा निदेशालय, ये हल्द्वानी में, आपको पता है 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल इसमें ये सही है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय 2003, बिल्कुल सही है। आरोही परियोजना मई 2005, देखिए ये गलत है, ठीक है, मई 2005 में नहीं, मई 2002 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था आरोही परियोजना का? कंप्यूटर में प्रशिक्षण देना। और इसको किसके सहयोग से शुरू किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को IIT का दर्जा कब मिला? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को IIT, ठीक है, IIT का दर्जा कब मिला? ये दर्जा मिला था 21 सितंबर 2001 में, ठीक है। ये देश का 7वां IIT बना था। ये देश का 7वां IIT बना था। तो ये जो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से नंबर का IIT बना था, तो 7वें नंबर का, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, रुड़की इंजीनियर कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। और ये देश का नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियर कॉलेज था। उसके बाद 1854 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? तो रुड़की इंजीनियर कॉलेज से क्या नाम कर दिया गया था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला है, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली नहीं आती है? तो देखिए, सबसे पहले देख लो, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन कौन सी बोली आती है। तो पहले नंबर पर आती है कुमैया, ठीक है, पहले नंबर पर कौन सी आती है? कुमैया। दूसरे नंबर पर आती है सोरियाली। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? सोरियाली। तीसरे नंबर पर आती है सिराली। तीसरे नंबर पर सिराली। और चौथे नंबर पर आती है अस्कोटी। कौन सी आती है? अस्कोटी। कुमैया जो है, जो नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र काली कुमाऊं का, वहां पर बोली जाती है। सोरियाली जो है, ये सोर क्षेत्र में बोली जाती है। सिराली जो है, सीरा क्षेत्र जो है, ठीक है, अस्कोट में,
अस्कोटी आप नाम से पहचान सकते हैं, अस्कोट। तो इसमें सिराली है, सोरियाली, कुमैया है, सॉरी। तो फाल्दा कोटी नहीं है। फाल्दा कोटी जो है ये पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म इसमें गलत होगा? पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहते हैं, बिल्कुल सही है। पहेलियां इनको आड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही है। लोक वार्ता को किस, देखिए लोक वार्ता को किस नहीं कहा जाता है, लोक वार्ता को कहा जाता है पंडुली। क्या कहा जाता है? पंडुली। लौकिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहा जाता है, ठीक है, पवाड़े कहा जाता है। उसके अलावा आप याद रखना, जो लोक उक्तियां होती हैं, जो लोक उक्तियां होती हैं, तो लोक उक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है अखाड़ा, पखाड़ा या किस, ठीक है। तो ये आप नाम भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पहले भी रिपीट हुए हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, क्या इसकी स्थापना 1969 में हुई थी? तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। 1969 में नहीं, 1979 में, ठीक है, 1979 में। हिमालय संग्रहालय, हिमालय संग्रहालय की स्थापना 1967 नहीं है, 1987 है, ठीक है, 1987 है। लोक संस्कृति संग्रहालय जो फुटानी वाला है, ठीक है, इसकी स्थापना 1982 नहीं है, 1983 है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767, ये बिल्कुल सही है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। कहाँ पर? बंगाल में। लेकिन इसको देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया था 1942 में। कब? 1942 में। अगला है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जो निशानेबाजी से संबंधित नहीं है? तो देखिए, प्रवीण रावत, अशोक कुमार शाही और सुषमा राणा ये निशानेबाजी से संबंधित है। लेकिन आर एस रावत जो है निशानेबाज नहीं है, ये जो है हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, ये एक हॉकी खिलाड़ी है। तो आर एस रावत जो है हॉकी खिलाड़ी है, ये नैनीताल के निवासी हैं और इनको 2016 में, ठीक है, इनको 2016 में उत्तराखंड देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। अगला है, राज्य में एमएसएमई नीति 2023 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो एमएसएमई को कब मंजूरी मिली? तो अगस्त 2023 में, बिल्कुल सही है। महिला, एससी एसटी, दिव्यांग आदि के द्वारा नए उद्योग लगाने पर 5% का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना क्रम से, ठीक है, 5 लाख, मतलब सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 लाख, लघु उद्योग के लिए 10 लाख और मध्यम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए की सब्सिडी है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, ये इसमें गलत है। क्योंकि देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो निवेश पर, आप याद रखना, निवेश पर 50 लाख से, ठीक है, 50 लाख से 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है और मैदानी क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी तक दी जाती है। अगला है, उत्तर भारत का प्रथम आर्किड पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत का जो प्रथम आर्किड पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये चमोली में स्थित है। अगला है, किस नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्य पर रचित होते हैं? तो किस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं? तो ये है तांदी नृत्य। कौन सा? तांदी नृत्य। और ये मुख्य रूप से गढ़वाल के उत्तरकाशी, ठीक है, गढ़वाल के उत्तरकाशी और जो जौनपुर है, कहाँ का? टिहरी का, वहां पर मुख्य रूप से किया जाता है ये, ठीक है, तांदी नृत्य। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन करता है कि उत्तराखंड का जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात कितना है, तब आपका आंसर हो जाएगा 963, ठीक है।
और लिंगानुपात में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 13वां स्थान। कौन सा है? 13वां स्थान। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो है अल्मोड़ा का। ठीक है, अल्मोड़ा का है 1139। और सबसे कम है हरिद्वार का। कितना? 880। अब बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो ये है 1000। कितना है? 1000। और शहरी क्षेत्रों में बात करें तो 884। कितना है? 884। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपको वीडियो पीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ में आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।